हेलो स्टूडेंट्स, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंटेम्प्ररी रियलिज्म को डिस्कस करेंगे। लास्ट वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि रियलिज्म एज ए स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे ओरिजिनेट हुआ है, क्या कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, क्लासिकल रियलिज्म क्या है, मॉर्गेंथ्यू के क्या विचार हैं। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने के बाद उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज के इस वीडियो में हम कंटेम्प्ररी रियलिज्म को डिस्कस करेंगे। कंटेम्प्ररी रियलिज्म, ठीक है। तो कंटेम्प्ररी रियलिज्म के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रियलिज्म रिलेटेड टू थॉमस सेलिंग। उसके बाद है साइंटिफिक, या इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम करेंगे केनेथ वॉल्ट। उसके बाद है लिबरल रियलिज्म, हैडलेबुल। ठीक है, बेसिक जो डिफरेंस है बिटवीन कंटेम्प्ररी एंड क्लासिकल रियलिज्म वो मैंने अर्लियर भी बताया है कि डिफरेंस बिटवीन जो क्लासिकल रियलिज्म है उसमें डिफरेंस जो है वो मैथडोलॉजी का डिफरेंस है, यानी कि जो मेथड्स जो स्कॉलर्स एम्प्लॉय कर रहे हैं यहाँ पर वो अलग हैं। बेसिक अजम्पशंस और कोर आइडिया, कोर कंसर्न जो है रियलिस्ट की वो सेम है। यानी कि क्लासिकल रियलिस्ट भी एग्री हैं, कंटेम्प्ररी रियलिस्ट भी एग्री हैं कि जो नेशंस हैं दे वर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, और ये एग्री है कि इंटरनेशनल स्फेयर पे, इंटरनेशनल अरेना में जो स्टेट्स है दे आर द मेन एक्टर, दे आर द ओनली एक्टर। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म के अंतर्गत स्ट्रेटेजिक रियलिज्म जो थॉमस सेलिंग है इन्होंने गेम थ्योरी ऑफ आईपी डेवलप की है, गेम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और उसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस दिखा देता है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म पे। एक्चुअल में जो थॉमस सेलिंग जो कह रहे हैं कि नेशंस के बीच में जिस तरह का इंटरेक्शंस होता है, जिस तरह के रिलेशंस होते हैं, बेसिकली स्ट्रेटेजिक होते हैं। यानी कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो अदर कंसिडरेशन है दे डजंट कैरी मीनिंग। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट है वो नेशंस के मध्य मैटर करती है, और जो स्ट्रेटेजिक जो इंगेजमेंट होती है वो डिपेंड करती है जो डिफरेंट गेम्स होते हैं नेशंस के बीच में उस पर डिपेंड करती है। तो गेम थ्योरी जो आईपी है इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थॉमस सेलिंग के अनुसार जो गेम थ्योरी है उसकी क्या अजम्पशंस हैं कि यहां पर जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स आर रैशनल एक्टर। यहां पर एक्टर कौन है? नेशन स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट्स आर एक्टर, नेशन स्टेट्स आर द ओनली एक्टर। तो नेशन स्टेट जो है दे आर द रैशनल एक्टर, यानी कि कोई आइडियोलॉजी के अवेंज में या फिर मोरालिटी के कंटेक्स्ट में या फिर एथिक्स के कंटेक्स्ट में नेशंस एक्ट नहीं करते, बल्कि नेशंस एक तर्कपूर्ण तरीके से, एक विवेकपूर्ण तरीके से एक्ट करते हैं इंटरनेशनल स्फेयर में। यानी कि एक नेशन दूसरे नेशंस के साथ जो एंगेज होता है वो अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं, अपनी अदर कंसिडरेशंस के आधार पर नहीं, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशंस एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैशनल है, जो फर्स्ट अजम्पशन रैशनल जो एक्टर्स हैं दे आर। फिर ये कहते हैं कि जो गेम्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, गेम्स आर स्ट्रेटेजिक गेम्स। स्ट्रेटेजिक गेम्स हैं यानी कि गेम्स आर नॉट प्लेइंग फॉर फन, यहाँ पे मनोरंजन के लिए गेम्स नहीं खेले जाते नेशंस के बीच में, बट जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं उनको गार्ड करने के लिए नेशंस प्ले करते हैं, नेशंस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे नेशंस के साथ। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक गेम्स हैं, गेम्स आर स्ट्रेटेजिक गेम्स एंड नॉट फॉर फन। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि जो गेम प्ले किए जाते हैं उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। एनआई नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद ये बात करते हैं
का जो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म है वो क्लासिकल रियलिज्म से डिफरेंस है, क्योंकि जो सेलिंग है वो एम्प्लॉय कर रहे हैं जो मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च की जो टेक्निक्स हैं उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक रियलिज्म को डेवलप करने के लिए। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी जो एक्शंस होते हैं, फॉरेन पॉलिसी जो डिसीजंस लिए जाते हैं फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, वो जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो गाइडेड होते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन को ध्यान में रखकर नेशंस एक्ट करते हैं। यानी कि जितने भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, जितने भी फॉरेन पॉलिसी एक्शन एग्जीक्यूट किए जाते हैं, वो सारे के सारे गाइडेड होते हैं बाय देयर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस ओनली, अदर कंसिडरेशन कैरी डजंट मीनिंग। ये वही बात कह रहा है। वहीं क्लासिकल रियलिज्म के अंतर्गत हमने किया था कि जो मोर्गेंथ्यू है वह भी सजेशंस दे रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि ये यहाँ पे मैथमेटिकल टेक्निक का प्रयोग कर रहा है और जो मोर्गेंथ्यू है वो अपने आइडियाज के आधार पर डिसीजंस दे रहा था। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म जो है थॉमस सेलिंग का, इसको क्रिटिसाइज किया केनेथ वोल्ट ने। केनेथ वोल्ट कहते हैं कि जो थॉमस सेलिंग है, सेलिंग चॉइसेस प्रोवाइड कर रहा है, कि चॉइसेस है फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के सामने, बट केनेथ वोल्ट जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन रियलिटी जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने कोई चॉइसेस नहीं होती। दे आर द स्ट्रक्चर प्रिजनर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो थॉमस सेलिंग की क्रिटिसिज्म के बाद जो केनेथ वोल्ट है वो अपना स्ट्रक्चरल या साइंटिफिक रियलिज्म देते हैं। स्ट्रक्चरल रियलिज्म, जिसको साइंटिफिक रियलिज्म भी बोला जाता है। साइंटिफिक रियलिज्म, ये आइडियाज हैं केनेथ वोल्ट के। केनेथ वोल्ट थॉमस सेलिंग को क्रिटिसाइज करने के बाद कहते हैं कि जो जिस तरह मोर्गेंथ्यू अपने फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को स्कोप प्रोवाइड कर रहा है कि दे कैन चूज, वैसे ही थॉमस सेलिंग भी स्कोप प्रोवाइड कर रहा है कि फॉरेन पॉलिसी मेकर कैन चूज ए कोर्स ऑफ एक्शन। बट इन रियलिटी केनेथ वोल्ट के अनुसार जो रियलिटी है, इन रियलिटी देयर इज नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है। जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी मेकर, दे आर द प्रिजनर्स ऑफ स्ट्रक्चर, प्रिजनर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। यानी कि जिस तरह से स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ही फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं। अल्टीमेट एम क्या है यहाँ पर भी, जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं उनका एम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि वो सेम है बेसिक अजम्पशंस ऑफ ऑल रियलिस्ट स्कॉलर, जो बेसिक अजम्पशन है वो सेम है। फिर केनेथ वोल्ट डिवेल्प करती हैं कि इंटरनेशनल स्फीयर पे, इंटरनेशनल अरेना में क्या है, एनार्की है, एनार्की एंड हायरार्की। ये दो बेसिक कोर अजम्पशन है केनेथ वोल्ट की। वो कहते हैं कि एनार्की यानी कि अराजकता, यानी कि नो लॉ नो रेगुलेशन, नो वर्ल्ड गवर्नमेंट टाइप इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग एट इंटरनेशनल लेवल। यानी कि नो लॉ, कोई कानून नहीं है, नो इंटरनेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, जो नेशंस का जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट कर सके। इस वजह से क्या है, एनार्की है। एनार्की टाइप में ये होब्स का जो एनार्की है, जिस तरह की होब्स की एनार्की है उसी तरह की एनार्की की बात करते हैं केनेथ वोल्ट इंटरनेशनल स्फेयर में। ठीक है, कि कोई लॉ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ना होने की वजह से सभी जो नेशंस हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस के लिए अपने पावर को मैक्सिमाइज करते रहते हैं। यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल अथॉरिटी, जो नेशंस है दे गो फॉर देयर पावर मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो एनार्की होने की वजह से फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को अपने डिसीजंस पावर के कंटेक्स्ट में एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। उसके बाद ये बात करते हैं हायरार्की, यानी कि नो इक्वालिटी अमंग नेशन विद रिस्पेक्ट टू पावर, विद रिस्पेक्ट टू पावर। यानी कि जो सभी नेशंस इक्वली पावरफुल नहीं है, कुछ नेशंस के पास ज़्यादा पावर है, कुछ के पास
कम पावर है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जो नेशन जितना पावरफुल है वह नेशन इंटरनेशनल स्फीयर में अपने इंटरेस्ट को गार्ड करने में उतना ही ज्यादा सक्षम है। केनेथ वॉल्ट कह रहे हैं कि इक्वालिटी ना वजह से सभी नेशंस अधिक से अधिक पावर को अपनी पावर को अधिक से अधिक करना चाहते हैं, पावर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए ये कहते हैं कि इन रियलिटी इन एक्चुअल देयर इज नो चॉइस टू द फॉरेन पॉलिसी मेकर्स। किसी नेशन के जो डिसीजंस होते हैं फॉर द टाइम बिंग कोई कंसिडर कर सकता है कि दे आर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, बट इन रियलिटी जो नेशंस है वो आइडियोलॉजी के आधार पर अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेते। फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस आधारित होते हैं जो इंटरनेशनल अरेना है जहां पर एनार्की और हायरार्की एग्जिस्ट करते हैं, उसके कंटेक्स्ट में सारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं, यानी कि आइडियोलॉजी यहां पर भी कोई मीनिंग नहीं कैरी करती। तो केनेथ वॉल्ट के कंटेक्स्ट में अगर हम एनालिसिस करें कि इंडिया ने नैम को ज्वाइन किया 1961 में, तो वो भी कहीं ना कहीं रियलिज्म था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया वाज नॉट एट पावरफुल कि वह यूएस या यूएसएसआर को डायरेक्टली चैलेंज कर सके, और इंडिया को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी स्पेस चाहिए था। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं जो नैम को ज्वाइन किया वो भी नेहरू का रियलिज्म था उस टाइम पे, ना कि आइडियलिज्म। केनेथ वॉल्ट के अनुसार जितने भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं सब के सब रियलिस्ट कंटेक्स्ट में लिए जाते हैं, कोई आइडियलिज्म के कंटेक्स्ट में नहीं लिया जाता, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है इंटरनेशनल स्फीयर में। तो इसके बाद हम बात करते हैं लिबरल रियलिज्म की। इसके बाद हम लिबरल रियलिज्म, जिसको रिप्रेजेंट किया है हैडली बुल ने। हैडली बुल, इनकी बुक है एनार्किकल सोसाइटी। लिबरल रियलिज्म को इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी भी कहा जाता है। कभी ये क्वेश्चन आए और आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि हमने तो इसके बारे में सुना ही नहीं है, तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी भी कहा जाता है हैडली बुल के रियलिज्म को, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। हैडली बुल कहते हैं कि ऑल्दो देयर इज एनार्की, ये केनेथ वॉल्ट से यहाँ पर एग्री है कि देयर इज एनार्की एट इंटरनेशनल लेवल, ये एनार्की से एग्री है, बट देयर इज सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है। एनार्की भी एग्जिस्ट कर रही है और सोसाइटी भी एग्जिस्ट कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। ये कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर लेवियाथन टाइप में कुछ एमर्ज हो जाता है, लेवियाथन कंसेप्ट है किसकी, थॉमस हॉब्स की। लेवियाथन उसका सम्राट भी है और लेवियाथन थॉमस हॉब्स की बुक भी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर लेवियाथन टाइप की कुछ गवर्नमेंट एमर्ज हो जाती है, इंटरनेशनल लेवल पर अगर लेवियाथन एमर्ज हो जाता है, यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट टाइप इंस्टीट्यूशन अगर एमर्ज हो जाता है, तो क्या होगा, जो एनार्की है दैट कैन बी कर्टेल्ड, जो एनार्की है उसको कर्टेल किया जा सकता है, नेशंस के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सकता है। क्योंकि जो हैडली बुल है वो अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल्दो देयर इज एनार्की बट सिचुएशन इज नॉट सो डेस्परेट, जैसा कि रियलिस्ट बता रहे हैं कि देयर इज डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर एंड देयर इज एनार्की, और जो नेशंस के बीच में जो कोऑपरेशन की जो संभावना वो है ही नहीं, उसको हैडली बुल रिजेक्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है इन प्रिमिटिव फॉर्म, जो सोसाइटी है प्रिमिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, फुल्ली डेवलप नहीं है। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट टाइप इंस्टीट्यूशन आता है और जो सोसाइटी है उसको डेवलप करने के लिए काम किया जाता है, तो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी विल एमर्ज एंड देन जो एनार्की है नेशंस के बीच में उसको कर्टेल किया जा सकता है। यानी कि जो कन्फ्लिक्टिंग जो सिचुएशंस है नेशंस के बीच में पावर को लेके, पावर के कंटेक्स्ट में, उसको कोऑपरेशन में तब्दील किया जा सकता है। यानी कि ये हैडली जो बुल है ये पॉजिटिव पिक्चर लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव साइड लेके चल रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू डेवलप कोऑपरेशन अमंग नेशन स्टेट। एक जो कंटेम्पररी रियलिज्म है इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, तो क्रिटिसिज्म में सबसे पहले लिबरल क्रिटिसाइज करते हैं, जिसको लिबरलिज्म को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लिबरल स्कॉलर्स है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो रियलिस्ट स्कॉलर हैं दे आर द चाइल्ड ऑफ डार्कनेस, बिकॉज वो क्या करते हैं कि पेसिमिस्टिक इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं कि नेशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं, कोऑपरेशन की संभावना ही नहीं है। और जो रियलिस्ट हैं वो पॉलिटिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है उसको निगेट कर रहे हैं। इसलिए जो लिबरल है वो रियलिस्ट को
क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट ये भी रियलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि जो रियलिस्ट है वो क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो नेशंस आर द रैशनल एक्टर्स, की जो नेशंस है दे आर द रैशनल एक्ट। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो कहते हैं कि नेशंस आर नॉट रैशनल एक्टर, देयर इज लिमिटेशन ऑन द रैशनलिटी ऑफ एवरी एक्टर, इवन जो ह्यूमन रैशनलिटी है उसको भी पोस्ट मॉडर्निस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि नॉट फुल्ली रैशनल, ना तो मनुष्य फुल्ली रैशनल होते हैं और ना ही नेशंस फुल्ली रैशनल हो सकते हैं। ठीक है, फिर एक पॉइंट पे ये और क्रिटिसाइज करते हैं कि जो एनार्की है, जो रियलिस्ट है वो क्या कह रहे हैं कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एनार्की बिटवीन स्टेट्स, बट पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो कह रहे हैं कि जो एनार्की है दैट इज कंस्ट्रक्टेड, जो एनार्की है उसको नेशंस ने कंस्ट्रक्ट किया है, नेचुरल एनार्की एग्जिस्ट नहीं करती। अलेक्जेंडर वेंडेट कहते हैं कि एनार्की इज मेड अप ऑफ स्टेट, एनार्की को राज्यों ने क्रिएट किया है, एनार्की इनहेरेंट फैक्ट नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद हैं फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि कहीं पर भी फेमिनिस्ट कहते हैं कि रियलिस्ट स्कॉलर पावर को प्रमोट करते हैं, पावर के अवेंज में वो वॉर को प्रमोट कर रहे हैं नेशंस के बीच में, कि जो नेशंस है दे गो फॉर वॉर टू मैक्सिमाइज देयर पावर। तो जो वॉर है उसकी रोस्ट सफरर कौन होती है, फीमेल होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रियलिस्ट एज ए स्कूल ऑफ थॉट फीमेल्स के लिए अच्छा नहीं है, फीमेल्स की जो कंसिडरेशन है उसको ध्यान में नहीं रखता। तो इन शॉर्ट अगर हम रियलिटी में एनालिसिस करें तो जो रियलिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट है वो मोस्ट रेलिवेंट है आज भी, क्योंकि जितने भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस होते हैं नेशंस के, चाहे वो इंडिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, सभी के जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो उनके नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा गाइडेड होते हैं। सभी नेशंस अपने नेशनल इंटरेस्ट को डोमेस्टिक स्फेयर में, इंटरनेशनल स्फेयर में प्रोटेक्ट करने के लिए कार्य करते हैं। तो जो रियलिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट है वो पहले भी रेलिवेंट था, आज भी रेलिवेंट है, और इसकी जो रेलिवेंसी है वो आने वाले टाइम में भी बने रहने वाली है। तो रियलिज्म के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लिबरलिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। लिबरलिज्म क्या है, इसके बेसिक आइडियाज क्या हैं, कौन कौन से डिफरेंट ब्रांड्स है रियलिज्म के, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन लिबरलिज्म। अगर आज का आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। देन हैव ए नाइस डे।